नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पाकिस्तान के अंदर से एक ऐसी आवाज सुनाई दे रही है जो 75 साल में कभी सुनाई नहीं दी। पाकिस्तानी बड़ी हिम्मत से खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि चाहे पीओके ले लो, लेकिन पाकिस्तान की मदद कर दो। और ये बातें सुनी सुनाई नहीं है, हवा हवाई नहीं है। पाकिस्तान के शहरों में कैमरे पर ये सारी बातें कही जा रही हैं। आमतौर पर दुश्मन देश से ऐसी आवाजें आना हैरान कर देने वाला है, लेकिन यह सच है। पाकिस्तान के शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले में अब एक नया नारा चल रहा है, और वो नारा है पाकिस्तान को बचाना है तो मोदी को ही दोस्त बनाना है। पाकिस्तानी अब समझने लगे हैं मोदी से बैर यानी पाकिस्तान की नहीं खैर। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। कहा जा रहा है मोदी ही सच्चे हैं, मोदी ही सबसे अच्छे हैं, शहबाज तो अभी भी बहुत कच्चे हैं। 24 घंटों के भीतर पाकिस्तान में कुछ तो ऐसा हुआ है कि 10 या 20 नहीं, मोदी के सैकड़ों फैन, सैकड़ों प्रशंसक कैमरे पर आ गए हैं। पाकिस्तान में मौजूद ऐसे लोग जो मोदी से मदद मांग रहे हैं, अब वो कट्टरपंथियों के निशाने पर भी आ गए हैं। उन्हें गद्दार तक कहा जाने लगा है। लेकिन पाकिस्तान में मोदी की लहर ऐसी चली है कि धमकियों के बावजूद पाकिस्तानी मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे। पाकिस्तान की पूरी इनसाइड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी की तारीफ करना पाकिस्तान के आबिद को महंगा पड़ गया। घर वाले मेरे दुश्मन बन चुके हुए हैं। मुझे कहते हैं तू गद्दार है। बड़ा ही दुख हुआ मुझे। मैं माल लेने गया तो मुझे देखते पता है कि कहते कहते वो गद्दार आ गया, पाकिस्तान का गद्दार आ गया। मोदी के पाकिस्तानी फैन आबिद की जान खतरे में है। कट्टरपंथी पीछे पड़ चुके हैं। थ्रेट धमकी मेरे लिए सबसे बड़ी ये है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वो लोग मुझे गद्दार कहते हैं। आबिद को पता है उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी कट्टरपंथी कभी भी हमला कर सकता है। मैंने अगर मोदी की तारीफ कर दी, पूरी दुनिया तारीफ करती है, उससे भी दुश्मनी ले। मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूँ। घर जाता हूँ, घर वाले मेरे दुश्मन बन चुके हुए हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ये तो घर वालों के कमेंट है। अब मेरे दोस्त जहाँ पे मैं कारोबार करता हूँ, जिन दोस्तों में उठता बैठता हूँ, जिनके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है, आप यकीन कीजिए कि ऐसे वर्ड मुझे बोल रहे हैं। मुझे कहते हैं तू गद्दार है, तूने इंडिया से पैसे ले लिए। घर वाले कोस रहे हैं। आबिद के दोस्त यार भी अब दुश्मन बन बैठे हैं। बावजूद इसके मोदी का पाकिस्तानी फैन टस से मस नहीं हुआ। वो अभी भी मोदी का ही नाम ले रहा है। अपने ही मुल्क में मोदी के दुश्मनों को, अपने दुश्मनों को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहा है। ऐसी क्या गलती कर दी मैंने कि मोदी की तारीफ कर दी? मोदी क्या है? मोदी को टेररिस्ट है? मोदी तो एक क्लास है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए तरसते हैं कि हम एक बार मोदी से मिल लें, मोदी से बिजनेस कर लें या मोदी से काम कारोबार कर लें हम लोग। पाकिस्तान के आबिद ने अब एक नारा दिया है, पाकिस्तान को बचाना है तो अब मोदी को ही दोस्त बनाना है। अगर इंडिया से बैर रखी तो पाकिस्तान की खैर नहीं। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसके लिए नारा ये होना चाहिए कि मोदी को दोस्त बनाओ, फिर पाकिस्तान को बचाओ। इंडिया के साथ आप मुकाबले ऐसे करते हो, और भाई वो 1 मिनट में आपको बता देगा वो क्या हो चुका हुआ है। तो उससे बच के रहो और उसके साथ दोस्ती करो, अच्छे रह जाओगे। कोई अच्छा काम कर रहा हो उसकी तारीफ करो, चाहे वो आपका दुश्मन है, उससे सीखो, उससे कुछ लो। और मोदी से सीखने के लिए भी आपको 10 साल भी मोदी से सीखते रहो ना, तो उस लेवल पे भी आप नहीं आ सकते। पैसा नहीं दिया। पाकिस्तान में मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक ने अपनी जान की परवाह किए बगैर और क्या क्या कहा है थोड़ी देर में सुनाएंगे, सब दिखाएंगे। मगर उससे पहले आपको ये बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान में एक आबिद नहीं, सैकड़ों आबिद खड़े हो गए हैं। पीओके भी कह रहा है बचा लो मोदी, हिंदुस्तान में मिला लो मोदी, पाकिस्तान से छुटकारा दिलाओ मोदी। LOC बॉर्डर का एरिया है। इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे हिंदुस्तान इंडिया है। वो सामने आपको क्रॉसिंग पॉइंट भी नजर आ रहा होगा, वो सामने फ्लैग इंडिया का नजर आ रहा है, और ये इस तरफ पाकिस्तान है। लोग क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, वो सामने जो कश्मीर है उसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में। पहली बार LOC के उस पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से, आतंकियों के बीच से वहां के लोगों का रिएक्शन आया है। सबने मोदी को ही संदेश भिजवाया है। बिल्कुल सामने वहाँ पे 4G का टावर भी लगा, और इस तरफ मुझे लगता है नहीं लगा है, इस तरफ वो भी नहीं है। गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट इधर कुछ कर ही नहीं सकती, करती ही नहीं है, कुछ भी नहीं करती।
इस्लामाबाद से पेशावर तक, लाहौर से रावलपिंडी तक इमरान नहीं, शहबाज नहीं, नवाज नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोदी। एज ग्रुप कोई भी हो, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हो, पाकिस्तान का नौकरी पेशा युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, कोई पाकिस्तान की बात करे न करे, हर लाइन में इंडिया का नाम जरूर फिट करता है। इंडिया वालों, बॉर्डर के दरवाजों को खोलो, आना जाना करो। और हम इतने बुरे नहीं है जितना मीडिया दिखाती है, अच्छे हैं हम लोग भी। दुनिया की 30% आबादी दोनों मुल्कों में रहती है, अगर साथ मिल गए तो क्या कुछ कर सकते हैं। नफरतें फैलाने वाले बहुत लोग हैं, कुछ मोहब्बत हम फैलाते हैं, कुछ आप फैलाएं। आप पाकिस्तान विजिट करें और होप सो आपको हॉस्पिटैलिटी यहाँ बहुत अच्छी मिलेगी। अगर हम दोनों नेशंस मिल जाती हैं तो आई थिंक दैट वी विल रूल द वर्ल्ड। सवाल उठता है कि पाकिस्तान जो 75 साल से सिर्फ दुश्मनी निभा रहा है, उसे अचानक हिंदुस्तान की याद क्यों आने लगी? पाकिस्तान के गली मोहल्लों में लोग हाथ में माइक और कैमरा लेकर मोदी की फोटो क्यों दिखाने लगे? मोदी को ही सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली लीडर और प्राइम मिनिस्टर क्यों बताने लगे हैं? पाकिस्तानियों के मोदी प्रेम के चर्चे तो अब अफगानिस्तानी भी करने लगे हैं। देखिए, हम पिछले 5 साल से बहुत सारी बातें करते आ रहे थे कि भिखारियों सुधर जाओ, पड़ोसियों सुधर जाओ, बगैर तो सुधर जाओ, लेकिन ये लोग सुधर नहीं रहे थे। कहते हैं जब इंसान के खुद के ऊपर आती है तब उसको उसकी नानी याद आ जाती है। आज जो है दोस्तों, पड़ोसियों को उनकी नानी याद आ गई है। नरेंद्र मोदी जी ने इतनी इकोनॉमी डाउन कर दी पड़ोसियों की कि उनको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। भीख तो पहले भी मांगते थे, क्योंकि ये तो भाई जन्म जन्म से भिखारी हैं। नरेंद्र मोदी जी इनको दिमाग से मारेगा। वो दिमाग से मारना आज वही है कि कटोरा लेके घूम रहे हैं, पर कटोरे में चवन्नी टक्का डालने के लिए कोई नहीं मिल रहा इन लोगों को। इतनी हालत पतली हो गई है। आज जब आटा, बिजली, गैस, ईंधन, पेट्रोल सब कुछ खत्म हो गया है इनके पास, तो आज इनकी ऐसी वीडियो आ रही है, इंडिया हमारा भाई है। बगैर तो मेरी तरफ से करोड़ों लानते आपके मुंह पर। आज पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तान में रहकर लोग इंडिया की तारीफें करते हैं। बगैर तो आज ये लोग पाकिस्तान में बैठ के बोलते हैं इंडियन हमारे भाई है। तो आज मैं इनसे पूछता हूं, कैसे हो काफिरो? क्या करे ससुरा, कल तक मैं ही सिर्फ रा का एजेंट था, आज रा के एजेंट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और पूरा आधा पाकिस्तान रा का एजेंट हो चुका है। रा शेख रशीद बोलते हैं ना, रा का एजेंट। एक दिन पाकिस्तानी जो है वो इंडिया का झंडा अपने हाथों में उठा के पाकिस्तान की सड़कों पे चक्कर लगाए और बोले कि जय हिंद, जय हिंद। यही देखने की उम्मीद है और ऐसा दिन आएगा दोस्तों, ये बात याद रखना। ऐसा दिन आएगा कि खुद पाकिस्तानी इंडिया का झंडा, तिरंगा उठाकर पाकिस्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान और पता नहीं कौन सा तान, ये सारे सड़कों पे तिरंगा उठा के अपने मुंह से चिल्लाएगा कि जय हिंद, जय हो भारत माता की। ये खुद चिल्लाएंगे। पाकिस्तान कंगाली के दरवाजे पर खड़ा है, इसीलिए पूरी दुनिया भी पड़ोसियों को यही मैसेज दे रही है कि दुश्मनी छोड़ो, हिंदुस्तान से ही तरक्की का आइडिया ले लो। और इसी बीच अटलांटिक काउंसिल की ग्लोबल फोरसाइट 2023 की एक रिपोर्ट आई है जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। अटलांटिक काउंसिल के सर्वे में सवाल पूछा गया कि 2033 आते आते पूरी दुनिया का नक्शा कैसा होगा। जवाब चौंकाने वाले हैं। अटलांटिक काउंसिल के सर्वे में बड़ी संख्या में लोगों ने माना कि पाकिस्तान अगले 10 साल में धाराशायी हो सकता है। 8% लोगों का मानना है कि अगले 10 साल के भीतर पाकिस्तान पूरी तरह टूट जाएगा, फेल्ड स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की बदहाली वहां के हुक्मरानों को तो दिख नहीं रही, हाँ, वहां की आवाम जरूर आवाज उठा रही है और हर बार कैमरे पर बात करते करते इंडिया का ही एग्जाम्पल दे रही है, मोदी की ही बात कर रही है। देखिए, इंडिया तो वाकई हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, आपको ये मानना पड़ेगा। हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि वो कैसे सुपर पावर बन रहा है हमारे एरिया की, कैसे वो सुपर पावर के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। वो बिल्कुल आगे निकल गए हमारे से,
वो बिल्कुल हमारी उनके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए हमें हर उस बंदे को जो बैठ के इस्लामाबाद में बैठ के टाई लगा के बैठ जाता है कि मैं बहुत दानिशवर हूँ। इनको सोचना चाहिए कि हमारी औकात क्या है। ताज़ा हालात ये हैं कि पाकिस्तान में महंगाई पिछले 48 साल में सबसे ज्यादा है। कुछ घंटों पहले ही पाकिस्तान ने चीन से 4000 करोड़ का कर्ज लिया है। IMF से भी लोन मांगा है। यानी पाकिस्तान गुलाम पहले भी था, फिर से गुलाम बन सकता है। और अब जब पाकिस्तान की आवाम इसी बदहाली की पोल खोलती है, तब पाकिस्तान में बैठा आबिद जैसा शख्स मोदी का एग्जाम्पल देता है, इंडिया की वाहवाही करता है, तो वहां उसे टारगेट किया जाने लगता है। जो लोग आपको गद्दार कह रहे हैं कि आपने इंडिया से पैसे खाए हैं, आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, क्या इन सब बातों को सुनने के बावजूद भी आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, या अब आपका दिल फिर गया है? आप यकीन कीजिए, पहले मोदी साहब से ना मैं थोड़ा सा प्यार करता था। आप बिलीव करें कि अब मैं इतना उसके साथ इतना प्यार करने लगे हूँ इस इंसान के साथ कि अब मुझे कोई डर नहीं है। मुझे गद्दार भी कह लो, मुझे जो मर्जी कह लो। देखो मैं कह रहा हूँ ना उसे मोदी को अच्छा, मुझे आप गद्दार कह रहे हो। जब आप सर्च करोगे तो दुनिया उसे अच्छा कह रही है, दुनिया उससे मिलने के लिए तरसती है, उसके मुल्क में आने के लिए। मोदी में क्या अच्छा है? मोदी क्यों इंडिया के लिए परफेक्ट है? वो क्यों आबिद का फेवरेट है? पाकिस्तानी आवाम में क्यों सुपर हिट है? आबिद ने उसके लिए एक नहीं कई उदाहरण देकर कैमरे पर समझाया है और कहा है कि जो लोग उसे गद्दार का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, वो मोदी को समझ लें तो पाकिस्तान की नाव डूबने से बच जाएगी। मुझे आप गद्दार कह रहे हो, तो गद्दार तो नवाज शरीफ साहब हैं सबसे पहले। उनके घर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, क्या बहादुर आदमी होगा यार वो, उसकी मैं भी तारीफें नहीं करता। मोदी साहब क्या बहादुर आदमी होंगे कि उसका जहाज पाकिस्तान में उतरा, कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसे आपने रिसीव भी किया, उसका जफ्फी भी डाली, वो नहीं डरा यार। वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, जंग है, जो मसले उसने आके दिखाया। मोदी की तारीफ की तो वो तारीफ के लायक है, मैं तो करूँगा, मैं उसकी हमेशा तारीफ करूँगा। जब तक वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है, अपने लोगों के साथ सिंसियर है, मैं उसकी तारीफ करूँगा। अब आप लोगों की मैं कैसे तारीफ करूँ? कोई तारीफ वाला काम भी तो करके दिखाओ ना मुझे मोदी जी के लिए, कि मोदी जी जो शख्स अपने लोगों के लिए जीता होगा वो इंसान बुरा नहीं हो सकता। वो इंसान बेहतरीन है, अपने मुल्क के लिए बेहतरीन है, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, हम उसकी तारीफ करेंगे, हमेशा करेंगे। तो आप मोदी से सीख लो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अच्छे रह जाओगे। अभी भी उससे कोई तालीम ले लो, सीख लो, कामयाब हो जाओगे आप। पाकिस्तान की सरकार को अपने लोगों की बातें सुनाई नहीं देती। हाँ, जिस वक्त पाकिस्तान के लोग रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, उस वक्त पाकिस्तान की मंत्री हिना रब्बानी खान UNHRC के मंच पर वही कश्मीर वाला टेप बजाने लगती है। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठा आबिद ऐसे पाकिस्तानी नेताओं की पोल कैसे खोलता है और धमकी के बावजूद, गद्दार गद्दार सुनने के बावजूद मोदी को लेकर क्या कहता है, ये सुनिए। आप इंडिया से इतनी नफरत रखते हैं, वो तो दोस्ती के लिए आए थे ना मोदी साहब, बगैर बताए आए, जैसे भी दोस्ती के लिए आए थे। आपने क्यों दोस्ती नहीं की? वो दोस्ती करते हैं, आप दुश्मनी करते हैं। तो इंडिया आपसे दोस्ती करता है, फिर आप इंडिया का भरोसा तोड़ते हो, फिर वो आपसे दोस्ती करता है, आप फिर उसका भरोसा तोड़ते हो। मोदी को अच्छा कहते हो, मोदी क्या यार, उसे अच्छा ना कहें हम लोग। अब मुझे ये बात बताएं कि मोदी को हम क्यों अच्छा ना कहें, उसे क्यों बुरा कहें? वजह क्या, जो हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है, बस वो कहें कि मोदी ऐसा। एक कुर्ता पहनता है वो 2000 रुपये वाला कुर्ता शलवार। आप ये देखें कितने बड़े मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर है। आप यकीन माने वो 10 लाख रुपए वाला सूट नहीं पहन सकता, उसे कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब दूसरी दुनिया में जाते हैं 5-5 लाख 2-2 लाख की तो टाई होती है भाई, उनकी गरीब मंगते मुल्क के तुम वज़ीर आज़म हो, 2-2 लाख की टाइयाँ लगा के जाते हो। और वो देखो आजिज़ी चेक करो उस बंदे की, उसकी क्लास एम ही नहीं मैं कहता। वो 2000 रुपये वाला एक कुर्ता और एक पजामा पहनता है वो शख्स, और उसी तरह ही वो दुनिया के अमीर तरीन कंट्रियों को जाके मिलता है वो, और ऐसे खड़ा होगा, डरेगा नहीं किसी से। मोदी से तो मैं प्यार करूंगा, आप जो मर्जी करते रहो, लेकिन दोबारा मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा अब, क्योंकि इस इंटरव्यू की वजह से लोग मुझे गद्दार कह रहे हैं, लोग मुझे बुरा कह रहे हैं। तो मोदी से मैं अपने दिल में मोहब्बत करूंगा, इंडिया से मैं सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहूंगा। पाकिस्तान के आबिद को अपने जान की फिक्र है। उसने कह दिया कि वो अब इंटरव्यू नहीं देगा। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ एक आबिद नहीं है, सैकड़ों आबिद उठ खड़े हुए हैं जो खुलकर मोदी का नाम ले रहे हैं
न अपनी सरकार से डर रहे हैं, न अपनी फौज से। एग्जाम्पल के लिए पीओके के इस एक्टिविस्ट का ट्वीट देखिए। इसने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है, एक लड़की की बात सुनाई है। यही पाकिस्तान की सच्चाई है। गद्दार, हम लोग गद्दार हैं? आप लोग हमें गद्दार कहते हो? तुम लोग बात करते हो गद्दारी की। हम लोग वो कौम है जो पाकिस्तान का झंडा लेके फिरते रहे। आज वो टाइम आया कि पाकिस्तान, आज तुम लोग कहते हो पहले तो कुछ नहीं बोला, आज क्या हो गया? मैं बताऊं आज क्या हो गया? आज पानी हाथ से निकल गया। आज अगर कश्मीर के लोग नहीं बोलेंगे, तुम लोग क्या कहते हो कि हम लोग पूरी जिंदगी क्या सिर्फ जय माता की पाकिस्तान करते रहे, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे, तुम लोगों के तलवे चाटते रहे। टाइम चला गया। कश्मीर की बुनियाद किसी भी मजहब के नाम पे नहीं है। कश्मीर कश्मीर है, जो कि सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं है। लेकिन तुम पाकिस्तानी वो कौम हो जो कभी भी कश्मीरी को चाहते ही नहीं हो। तुम लोग सिर्फ ये चाहते हो कि कश्मीरी कौम तुम लोगों के तलवे चाटती रहे। तुम लोग गद्दार कौम हो। पाकिस्तान हर फ्रंट पर घिर चुका है। न वो इंडिया से लड़ सकता है, न मोदी को इग्नोर कर सकता है। वो सिर्फ मदद कर दो मोदी, यही कह सकता है। मोदी की शरण में आने की गुजारिश ही कर सकता है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद, उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो चले गए हैं $600 पे। बात हम करते हैं इंडिया से मुकाबले की, लड़ाई की, जंग की, हम तो 1 घंटा जंग नहीं कर सकते। जो इस टाइम हम लोगों की हालत है ना, हम 30 मिनट के लिए बात कर रहे हैं, हम 1 मिनट के लिए उनसे जंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम लोग अपने आप को आज़ाद कौम कहते हैं, हम आज भी गुलाम हैं। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता। वो हमें भिखारी समझते हैं। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज जाके भीख मांगने वाले, हमारा क्या मुकाबला करेंगे। कश्मीरी अगर मैं कश्मीरी होता और मुझे कहा जाता कि पाकिस्तान के साथ आ जाओ, तो मैं कहता कि मेरे मुल्क में 25,000 की मोटरसाइकिल है, मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं 70 के नहीं 1,25,000 वाले मुल्क में आऊँ। वो पावरफुल है इस टाइम, इसमें कोई नो डाउट। माशी तौर पर भी है, हर तरीके से वो अपनी नंबरदारी चाह रहा है और वो नंबरदारी ले लेगा। इस तरह के हालात रहे ना, हम अपनी ही लड़ाइयाँ लड़ते रहे, ये वीडियो खेलते रहे ना, तो वो ले जाएगा ये सब कुछ। ये हो गया तो उसके बाद समझे को कुछ ही नहीं है, फिर वो उनका हिस्सा हो गया है। वो तो पहले ही कहते हैं कि हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो वो तो जाहिर बात है, अगर वो कामयाब हो गया इसमें, तो वो समझे वो आपके हाथ से निकल गया है। पाकिस्तान की कंगाली और बदहाली का असर अब उसके पासपोर्ट पर दिखने लगा है। नोमैड कैपिटलिस्ट ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की है। 199 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग 195 है। पाकिस्तान की रैंकिंग उन देशों के साथ है जहां अस्थिरता बेहद ज्यादा है और युद्ध जैसा माहौल है। इससे ये साफ कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तो कंगाल हुआ ही है। अब वहां के लोग भी देश के भीतर और देश के बाहर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। शाहबाज से तो उम्मीद बची नहीं, इसलिए अब पाकिस्तान की आम पब्लिक भी मोदी के सहारे ही बैठी है, मोदी की मेहरबानी ही चाहती है। आज हम आप लोगों को एक ऐसे बंदर से मिलवाने वाले हैं जो हिंदुस्तान को गंदगी और अफगानिस्तान को आतंकवादी बोलता था। आज उसकी हवा इतनी टाइट हो गई है कि आवाज भी बिल्कुल ऐसी निकल रही है कि मेरे नानी जैसी। तो चलें दोस्तों, कुरैशी बंदर की एक छोटा सा वीडियो है। मैंने मुजाहिमत नहीं की और मेरे को पुलिस लेके जा रहे हैं। औकात पे आ गया बंदर, आ गया सलाखों के पीछे। भाई तू तो नरेंद्र मोदी जी को धमकियां देता था कि तेरे लिए हम स्पेशल जेल बनवाएंगे, याद है? हिंदुस्तान को तूने कहा था ये गंदगी है, ये ह्यूमैनिटी के नाम पे गंदगी है, ये जुल्म करते हैं। अफगानिस्तान को कहा था कि ये आतंकवादी की फैक्ट्री है। अब क्या हो गया? वो सब अपनी जगह है, तू सलाखों के पीछे है। हमको पता है कि तुम जो है वो मम्मी डैडी वाले हो। तुम लोग थोड़ा सा अपने देश के अंदर सलाखों के पीछे क्या जाते हैं, इतने घबराए हुए होते हैं। ये अगर कल को हिंदुस्तान के सेना ने इसको पकड़ लिया तो बताओ, ये तो शलवार पीला कर देगा भाई। ये अब अरे तुम लोग अपने देश में इतने घबरा रहे हो, ये जेल पुलिस इन चीजों से। ये सोचो अगर हिंदुस्तान वाले घुस गए तुम्हारे देश में, तुम्हारी हालत क्या होगी। मैं सच बोलता हूं भाई, वो पिछले जमाने में
वो तो फिर भी ठीक है, वो 93,000 उन्होंने तो सिर्फ सरेंडर किया था। मेरे को लग रहा है तुम लोग दो शलवार में पजामा पीला कर दोगे। ऊपर वाले के काम देखो भाई आप लोग। ये वो लोग हैं जो गला फाड़ फाड़ के हिंदुस्तान अफगानिस्तान को बुरा भला बोलते थे, धमकियां देते थे, गालियां देते थे। और मैं इस कुरैशी बंदर के चाहने वालों को बोलता हूं, सूजी है, पता चला आज? आइंदा से हिंदुस्तान का नाम लेते हुए तुम लोगों को लाखों बार सोचना पड़ेगा। और इधर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले बाबा बागेश्वर ने आज मध्य प्रदेश के निवाड़ी में अपना दिव्य दरबार लगाया। बाबा ने आज फिर भक्तों को चमत्कार दिखाए, लोगों के पर्चे बनाए, हिंदू राष्ट्र का नारा दिया। वो सब कुछ किया जो अब तक बाबा के दरबार में होता आया है। लेकिन आज हम आपको वो दिखाएंगे जो अब तक कभी नहीं हुआ। पिछले 2 महीनों में बाबा ने अपने हर मंच से हिंदू राष्ट्र का नारा दिया, लेकिन जब एक मुसलमान ने बाबा से हिंदू राष्ट्र पर सवाल किया तो बाबा ने क्या कहा, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जो पानी। साधु जी, ओ साधु जी, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। हमारा मानना है इस कलयुग में सनातन धर्म का झंडा गाड़ने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। हम तुम्हें बलपूर्वक कहते हैं, जिन बालाजी की दम पर हम ललकारते हैं विधर्मियों को, तुम उन बालाजी को पकड़ लो, संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते हैं। दुनिया कहती रहती है, लोगों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, और कोई हमारा विरोध करे ना तो तुम लोग परेशान मत हुआ करो, सेम टू यू कह दिया करो। जो हमारा विरोध कर रहा समझ जाओ उनकी जल रही, और लोगों को अपनी जलन बरकरार रखने दो, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। तो डर है कि ये आदमी अगर 2-4 साल और ऐसे ही झंडा लिए रहा तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बाबा बागेश्वर ने आज लोकेशन बदला, एमपी के निवाड़ी में दिव्य दरबार लगाया। भीड़ में से लोगों को बुलाया, हमेशा की तरह पर्चे पर लिखकर बहुत कुछ बताया और हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प एक बार फिर दोहराया। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जो पानी। साधु जी, ओ साधु जी, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। तो डर है कि ये आदमी अगर 2-4 साल और ऐसे ही झंडा लिए रहा तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नागपुर, रायपुर, छतरपुर, प्रयागराज और टीकमगढ़ के बाद निवाड़ी में आज बाबा ने अपने संकल्प को फिर दोहराया। बाबा ने जो कहा, भक्तों ने उस संकल्प को पोस्टर पर लिखकर लहराया। बाबा ने हिंदू राष्ट्र के नारे लगवाए। क्या चाहते हो? हैं? हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हमारे जैसे प्राणों की बाजी लगानी पड़ेगी, गालियां भी खावे पड़े और ठटरी भी बांधने आए। तैयार हो? भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। हिंदू राष्ट्र के संकल्प के बाद बाबा बागेश्वर के पंडालों में आने वाले भक्तों की संख्या 4 गुनी हो चुकी है। पंडाल के अंदर और बाहर हाउसफुल चल रहा है। बाबा ने अब राम कथा और दिव्य दरबार के बाद 1-to-1 सवाल जवाब वाला नया प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। भारत के इतिहास में सनातन धर्म की पीठ से पहली बार एक ऐसा आयोजन प्रारंभ हो रहा है जिसमें राष्ट्र की समृद्धि के निर्माण के लिए सनातन की या
क्या भूमिका होनी चाहिए, किन सुधारों को करना चाहिए और साथ ही किन विचारों से हमारा राष्ट्र समृद्ध हो सके, इसको लेकर के हम सब पुनः 10:30 बजे टीकमगढ़ से इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे मन में भाव यह पूर्ववत ही आया, पूर्व में अनेक बार आया है और इस कार्यक्रम को हमारे मन में ऐसी अपेक्षा है बालाजी के चरणों से कि अब भारत के हर जिले में ऐसा आयोजन होना चाहिए, जिसमें समाज की धारणा क्या है, समाज क्या चाहता है और सामाजिक समरसता कैसे हो, वैमनस्यता दूर कैसे हो, इसमें समाज के जो लोग हैं वो क्या विचार रखते हैं और उनके क्या प्रश्न हैं। जैसे आप बगल में हमारे डॉक्टर हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं और समाज सेवी हैं, 4 दूनी 8 लोग यहाँ विराजमान। सामने में अतिथि के रूप में भी प्रत्येक पंथ और समाज के लोग हैं जो अपने अपने भावों को लेकर के बैठे हैं। जो भी हमें बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा लगेगी, साथ ही साथ अनेक प्रश्नों को लेकर के पूरी जनता जनार्दन भी पंडाल में बैठी हुई है। आपका भी खूब खूब स्वागत है। बाबा के इस प्रोग्राम में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। बाबा ने हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया है, इसलिए सवाल भी हिंदू राष्ट्र का हो रहा है। टीकमगढ़ में कथा से पहले हुई कलश यात्रा में मुसलमानों ने बाबा का स्वागत किया था। राम की यात्रा पर फूलों की बारिश की थी। मुसलमानों के बाबा प्रेम का ये वीडियो हर जगह वायरल हुआ था, अखबारों की हेडलाइन बना था। और बाबा ने जब 1-to-1 वाला अपना पहला एपिसोड लॉन्च किया तो सबसे पहले अपने मुस्लिम भक्त को ही इंट्रोड्यूस किया। बाबा अपने हर मंच से कथा और दरबार के बाद 1-to-1 वाला प्रोग्राम लॉन्च करने की तैयारी में है। एमपी के टीकमगढ़ से इसकी ओपनिंग हो चुकी है। बाबा की डिमांडिंग लिस्ट में अब हिंदू राष्ट्र के साथ सनातन को सिलेबस में शामिल करने की मांग भी जुड़ गई है। बाबा का प्लान एकदम क्लियर है और अब वो मंच से खुलकर प्लान सक्सेसफुल होने की बात भी कर रहे हैं। बाबा का साफ कहना है कि जो मैसेज वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे वो मैसेज पिछले 2 महीनों में लोगों तक पहुंच गया है और जहां नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाना बाकी है। भारत जो फिर से खंड खंड होने की स्थिति की ओर जा रहा था, उससे वर्तमान में यही औषधि हिंदू राष्ट्र की बचा सकती है। अब आपने कहा कि धरातल पर कैसे उतारेंगे? धरातल पर उतारने के लिए यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हमें लगता है कि धरातल पर हिंदू राष्ट्र की बात उतर चुकी है। जिसने टेलीविजन देखी होगी 2 महीने में, जिसने देखा होगा, वो जय श्री राम बोलेगा तो बाद में हिंदू राष्ट्र हो ये मांग भी करेगा। और बची खुची कसर भी हम पूरी करके ही मानेंगे। पिछले 2 महीने से बाबा का कॉन्फिडेंस ऐसे ही बरकरार है। बिना लेफ्ट राइट किए बाबा स्ट्रेट हिंदू राष्ट्र वाली लाइन पकड़कर चल रहे हैं। बाबा बागेश्वर और उनकी फैमिली को लेकर कई तरह के विवाद भी सामने आए, लेकिन बाबा की कथाओं और दरबार में आ रही भीड़ को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा के भक्तों को उनके ऊपर या उनकी फैमिली के ऊपर लग रहे आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और देश के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपनी एक नई मुहिम के बारे में बतलाया। कपिल सिब्बल ने कहा, आज देश में हर समाज में हर तबके के साथ बेइंसाफी हो रही है और इसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट की शुरुआत की है जिसका नाम है इंसाफ का सिपाही। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो इंसाफ की लड़ाई सबके लिए लड़ेंगे। आज देश में आरएसएस के लोगों के साथ भी बेइंसाफी होती है, जरूरत पड़ी तो उन्हें परेशान करने वालों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। इस मुहिम को बढ़ाने के लिए वो 11 तारीख को जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम करेंगे और एक नया विजन ऑफ इंडिया पेश करेंगे। अपनी बातचीत में तंज करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि वो मोदी के खिलाफ काम करने के लिए नहीं बैठे हैं, उनको भी सुधार देंगे। हमने एक वेबसाइट शुरू की है जिसका हेडिंग है इंसाफ के सिपाही। उस वेबसाइट पे कोई भी रजिस्टर कर सकता है अपने आप को। वो वेबसाइट है insafkesipahi.co.com। अपना टेलीफोन नंबर, अपना पता, एक नेशनल लेवल का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। मैं सोच रहा था कि जो आरएसएस की शाखाएं हैं वो भी हर लोकेलिटी में रहती हैं और अपना आइडियोलॉजी आगे बढ़ाते हैं।
और इस आइडियोलॉजी के द्वारा बेइंसाफी भी बहुत होती है। तो उस बेइंसाफी के साथ भी हम लड़ेंगे। आज विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सुबह 4 बजे विराट कोहली धोती और अनुष्का साड़ी में नजर आए। सोशल मीडिया पर विराट और अनुष्का की इस तस्वीर को लेकर यूजर्स ने अलग अलग कमेंट किए। अर्ली मॉर्निंग उठकर विराट और अनुष्का कहां पहुंचे, कौन सा अनुष्ठान किया, पूरी डिटेल रिपोर्ट में। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्यु लोके महाकालम त्रियलिंगम नमोस्तुते। अर्थात जो भगवान शिव आकाश में तारक, पाताल में हाटकेश्वर और मृत्यु लोक में महाकाल बनकर विराजते हैं, उन्हें हम नमन करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में भूत भावन भगवान महाकाल की आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। उज्जैन के बाबा महाकाल का दर्शन और विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती का अलौकिक अनुभव सबको महाकाल मंदिर की तरफ आकर्षित करती है। महाकाल मंदिर में होने वाली विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती में भक्तों को हिंदू मान्यता के अनुसार पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनकर ही प्रवेश मिलता है। आज क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी भूत भावन भगवान महाकाल की इस दिव्य आरती का अलौकिक आनंद लिया। विराट और अनुष्का भस्म आरती के वक्त श्रृंगार से लेकर विश्राम तक करीब 1.5 घंटे तक नंदी हॉल में बाबा के सामने बैठकर जप करते दिखाई दिए। आरती के बाद दोनों ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। मंत्रोच्चार के साथ महाकाल का पूजन किया। महाकाल के मंदिर में विराट कोहली रुद्राक्ष की माला और धोती सोला के साथ मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड धारण किए नजर आए और अनुष्का शर्मा पारंपरिक साड़ी पहने हुए दिखाई दी। दर्शन के बाद मंदिर से बाहर निकलकर विराट ने मीडिया से जय महाकाल कहा और अनुष्का ने कहा कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेकर बहुत अच्छा लगा। जय महाकाल, जय महाकाल। हम दर्शन के लिए आए थे और बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। थैंक यू सो मच। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं था। विराट और अनुष्का ने नए साल की शुरुआत भी इस बार वृंदावन से की थी। विराट और अनुष्का नए साल में वृंदावन गए थे। दोनों वृंदावन स्थित बाबा नीम करौली के आश्रम पहुंचे थे। वृंदावन यात्रा के दौरान अनुष्का के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल थे। अनुष्का विराट और बेटी वामिका के साथ प्रेमानंद बाबा के सामने हाथ जोड़े नजर आई थी। इस दौरान बाबा की तरफ से उनका स्वागत श्रीजी यानी राधा रानी की प्रसादी माला से किया गया था। महर्षि, आप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, ऐसा आपका परिचय है? तो ये आपसे मिलने आया था, आपका सत्संग सुनते हैं महर्षि। श्री जी का माला इनको और चुनरी सखी को पहना दीजिए। देखो एक कोई छोटी माला श्री जी की प्रसाद इस बच्चे को पहना दीजिए। जिस वक्त विराट और अनुष्का बाबा प्रेमानंद से मिलने पहुंचे थे, वहां भक्त पहले से मौजूद थे। बाबा भक्तों के सवालों पर उनके शास्त्र संगत जवाब दे रहे थे, इसलिए विराट और अनुष्का ने भी वहीं आसन लगाया। लेकिन संयोग यह हुआ कि बाबा ने कंसंट्रेशन यानी ध्यान की बात की, जो हर फील्ड में इंसान की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मन वहां वहां जाता है जहां जहां हमने अपनी प्रीता रख रखी है। हमारा मन मांस में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि कभी उस मदिरा में कभी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी मान्यता हमारे अंदर, उसके अंदर कोई भाव हमारा अंदर नहीं बैठा है। अगर हमारे अंदर जो जो विषयों ने भाव बैठा, हमारा मन वहीं जाता है। सच्ची बात समझो, बिना कनेक्शन के बिजली नहीं जाती। ऐसे ही जब तक आपने संबंध विषय वस्तु पदार्थ से नहीं बना, तब तक आपका मन नहीं जाएगा। तो देखो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मन जहां जहां जाए बार बार वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना है। हमारी विजय होगी, क्योंकि हमारा मार्ग सत्य है। इसके बाद पिछले दिनों विराट कोहली वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ ऋषिकेश भी पहुंचे थे, जहां आश्रम में दयानंद सरस्वती की समाधि के बाद विराट और अनुष्का ने गंगा आरती भी की थी। इस दौरान आश्रम में यज्ञ हवन पूजन के साथ एक भंडारे का आयोजन भी किया गया था।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।